नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा हाजिर हूँ आज आपके सामने सर्वनाम का पार्ट 2 लेकर के। इससे पूर्व हमने पार्ट 1 देखा था सर्वनाम का। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 के अंदर आज हम 3 सर्वनाम देखेंगे। कल 3 देख लिए थे, 3 आज देखेंगे और इससे संबंधित कुछ विशेष नियम देखेंगे जो कंपटीशन की परीक्षाओं में और जो विद्यालय स्तर की परीक्षाएं होती है उनमें भी वो नियम काम में आते हैं, तो उनको हम ध्यान से देखेंगे। अब मैं शुरू करता हूं आपके सामने सर्वनाम कल हमने 3 देख लिए थे। आज जो चौथा सर्वनाम अपने सामने आता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसको हमें इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ होता है, किसका किसके साथ संबंध होता है? तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं उनको हमें संबंधवाचक सर्वनाम मानते हैं। तो देखिए, दो उपवाक्यों को किस प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो और वह ये आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए होने के कारण इन दोनों में संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो और वह ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को हम संबंधवाचक सर्वनाम में शामिल करेंगे। मैं ये लिख करके आपको समझा देता हूँ पूरी। तो अपन शुरू करते हैं आज संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा नंबर का सर्वनाम है, हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम में भी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कल पार्ट 1 देख लिया था, आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। चौथा सर्वनाम आ रहा है अपने पास में, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसको दोस्तों हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE प्रोनाउन। इसको हमें रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का, मैं लिख देता हूँ परिभाषा क्या है इसकी, जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का, हम पढ़ रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, संबंध ज्ञात होता है अथवा संबंध ज्ञात होता है या दो वाक्यों या उपवाक्यों, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हमने लिखा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया था, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि जो और वह ये शब्द हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। हमने क्या बताया कि जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, तो जो और वह का संबंध है, या दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये इधर वाला वाक्य और इधर वाला वाक्य, इन दोनों का आपस में जोड़ रहे हैं। ये जो और वह, तो यहाँ पर जो और वह आया है। ये जो और वह क्या है? जो और वह यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। या और उदाहरण लिखें, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो पढ़ेगा वह पास होगा। अब इसमें देखिए, जो और वह यहाँ पर भी संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से हमने संबंधवाचक सर्वनाम को देखा। उसके बाद में दोस्तों अगला सर्वनाम आता है, 5 नंबर का सर्वनाम है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम चौथे सर्वनाम की बात कर चुके हैं। उसके बाद में सर्वनाम आता है, 5वां सर्वनाम है, और वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम 5वां नंबर का सर्वनाम आता है, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो, किसी प्रश्न का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा? जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, मैं बोलूँ यह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर किसकी शब्द आया है, वो किसकी है, वो प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मैं बोलूँ कमरे में कौन सो रहा है, तो कौन जो शब्द है वो प्रश्नवाचक माना जाएगा। उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे कि उदाहरण लिखा, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। यहाँ पर प्रश्न किया गया है। हमने क्या लिखा? जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो। तो प्रश्न का बोध कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का जो बोध हो रहा है वो किसके शब्द से हो रहा है? किसकी। तो किसकी में क्या है? किसकी जो शब्द है उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे मैंने और उदाहरण दिया कि थैले में क्या रखा है, थैले में क्या रखा है।
ये लिखा हुआ है, थैले में क्या रखा है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको समझना है कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो क्या शब्दांश लिखा हुआ है, इस क्या के अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और देखिए, जैसे और उदाहरण देता हूँ एक, कमरे में कौन सो रहा है। कमरे में कौन सो रहा है। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ है, कौन आया है, कौन में यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम भी देख लिया है। दोबारा बता देते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ होगा, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, इसमें किसकी शब्द से हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए किसकी शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इसी प्रकार से थैले में क्या रखा है, इसमें क्या शब्दांश है, इससे हमें किसी प्रश्न का बोध हो रहा है और प्रश्न का बोध होने के कारण क्या में प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण लिया, कमरे में कौन सो रहा है, तो कौन शब्दांश है, इसमें हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अब अपने सामने अगला जो सर्वनाम आ रहा है अंतिम सर्वनाम है, और वो सर्वनाम आता है 6 नंबर पर, और सर्वनाम का नाम है निजवाचक सर्वनाम। 6वां सर्वनाम अपने सामने आया और वो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। 6 नंबर का सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए खुद के लिए किया जाए, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे मैं कहूँ यह अपना ही मकान है, अपना है, अपना निजवाचक आ गया। मैं कहूँ मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तो स्वयं शब्द आया, स्वयं में क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं कहूँ तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो, तो जो अपने आप शब्द है उस अपने आप में क्या है दोस्तों, अपने आप में निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। मैं लिखता हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने लिए, कर्ता द्वारा अपने लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने लिए या स्वयं के लिए किया जाता है, अपने लिए या स्वयं के लिए किया जाता है, अपने लिए या स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने क्या लिखा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अपना ही मकान है, यह अपना ही मकान है। मैंने लिखा यह अपना ही मकान है। तो यहाँ पर अपना जो शब्द है उसे कर्ता अपने लिए कह रहा है, यह अपना ही मकान है। जो अपना शब्द आया है, अपना में क्या है, यहाँ पर अपना में निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, मैं स्वयं दुकान
पर बैठता हूँ। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ। जो स्वयं शब्द आया है वो स्वयं निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने सर्वनाम का जो चैप्टर था वो सर्वनाम का चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। अब सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष नियम अपने लिए रह गए हैं। अब हम उन विशेष नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि कुछ विशेष नियम हैं कि उन विशेष नियमों के माध्यम से हमें सर्वनाम को आसानी से पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। उनके बारे में हम बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कुछ विशेष नियमों की। अब हम सर्वनाम को पहचानने के कुछ विशेष नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और ये विशेष नियम हैं, ये विशेष नियम आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इनके माध्यम से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए विशेष नियम क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। विशेष नियमों की बात कर रहे हैं हम, तो सर्वनाम से संबंधित विशेष नियम अपना टॉपिक रहेगा। सर्वनाम से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित विशेष नियम। हम बात कर रहे हैं सर्वनामों की, और सर्वनामों के अंदर कुछ विशेष नियमों की बात करेंगे। तो पहला अपना नियम आता है नियम नंबर 1। हम बात करते हैं नियम नंबर 1 की। इस प्रकार से 5-7 नियम अपने पास में। तो पहले हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 1। सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष नियम है, और वो नियम है पहला, वो है आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। पहला नियम है आप शब्द में सर्वनाम की पहचान करना। आप शब्द में सर्वनाम की पहचान करना। जो आप शब्द है, इस आप शब्द में सर्वनाम की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए आप शब्द में पहचान करने के लिए हमें आप शब्द का प्रयोग 3 प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग 3 प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। पहला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला आता है अपने पास में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा अपने पास में आता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि जो आप शब्दांश है, आप सर्वनाम है, इस आप में आप शब्द में सर्वनाम की पहचान करना है। तो आपके अंदर मध्यम पुरुष भी हो सकता है, अन्य पुरुष भी हो सकता है, निजवाचक भी हो सकता है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन होती है, कहाँ पर कौन सा होगा, ये हम देख रहे हैं। तो इनका कुछ तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा तरीका है और किस तरीके के माध्यम से हम लोग इनको पहचान सकते हैं। तो देखिए यदि आप शब्द का प्रयोग तू तुम शब्दों के साथ आदर के रूप में हो रहा हो, अर्थात अंग्रेजी अनुवाद करते समय यदि वहाँ पर यू शब्दांश आए, हम अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं और अंग्रेजी अनुवाद में यदि यू शब्दांश आए अर्थात यू का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर यू शब्दांश आएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो आप लिखा हुआ है वो आप दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। मैं इस नियम को लिख देता हूँ आपके सामने। ये नियम मैं लिख देता हूँ आपके सामने। फर्स्ट नियम अपना, और नियम क्या कहता है? अपना नियम कहता है यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि
आप शब्द का प्रयोग, हम बता रहे हैं नियम नंबर 1, यदि आप शब्द का प्रयोग तू तुम शब्दों के साथ, तू तुम शब्दों के साथ आदर के रूप में हो रहा हो, आदर के रूप में हो रहा हो, आदर के रूप में हो रहा हो, यदि आप शब्द का प्रयोग तू तुम शब्दों के साथ आदर के रूप में हो रहा हो, अर्थात अंग्रेजी अनुवाद करते समय यदि आप अर्थात अंग्रेजी अनुवाद करते समय, अर्थात अंग्रेजी अनुवाद करते समय, अंग्रेजी अनुवाद करते समय, अर्थात अंग्रेजी अनुवाद करते समय यदि आप शब्द के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, यदि आप शब्द के लिए, आप शब्द के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। हमने क्या बताया, यदि आप शब्द का प्रयोग तू तुम शब्दों के साथ आदर के रूप में हो रहा हो, अर्थात अंग्रेजी अनुवाद करते समय यदि आप शब्द के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हो, जैसे उदाहरण दिया, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। यहाँ पर जो आप आया दोस्तों, वो आप क्या है, आप कौन सा है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा है, आप कहाँ रहते हो, तो आप मतलब मध्यम पुरुष माना जाएगा। और दूसरा उदाहरण और देते हैं आपके सामने। अगला उदाहरण आता है, आप यहाँ कब आए, आप यहाँ कब आए, आप यहाँ कब आए। अब इसमें देखिए आप शब्दांश है, वो आप क्या है, आप यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आप में कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से हम अगला नियम लेते हैं। ये नियम नंबर 1 हो गया। अब अपने पास से आएगा नियम नंबर 2। दूसरा नियम देख रहे हैं, हम विशेष नियमों की बात कर रहे थे, सर्वनाम के विशेष नियमों की बात कर रहे थे। अब विशेष नियमों के अंदर नियम नंबर 2 आता है, और नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति जो सामने उपस्थित नहीं है का परिचय देने के लिए किया जाता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और आप शब्द का प्रयोग वहाँ किया जा रहा है जहाँ वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप एक कुशल वक्ता थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं होने के कारण आप है वो अन्य पुरुषवाचक में माना जाएगा। मैं लिखता हूँ, यदि आप शब्दांश का प्रयोग, नियम है, यदि आप शब्दांश का प्रयोग, हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 2, यदि आप शब्दांश का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति
किसी अन्य व्यक्ति जो सामने नहीं है, अन्य व्यक्ति जो सामने उपस्थित नहीं है, जो सामने उपस्थित नहीं है, अन्य व्यक्ति जो सामने उपस्थित नहीं है का परिचय देने के लिए किया जाता है, का परिचय देने के लिए किया जाता है, का परिचय देने के लिए किया जाता है, तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है तो वो अन्य पुरुष में आएगा। जैसे उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप एक कुशल वक्ता भी थे, आप एक कुशल वक्ता भी थे। अब यहाँ पर दोस्तों जो आप शब्दांश लिखा हुआ आया है वो आप यहाँ पर क्या है, आप में कौन सा सर्वनाम हुआ, आप में यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। तो अन्य पुरुष है, कौन सा पुरुष इसमें, अन्य पुरुष। हिंदी भाषा में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो इसमें अन्य पुरुष आएगा। इसी प्रकार से नियम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यह नियम नंबर 2 था। अब है अगला आता है अपने सामने, सर्वनाम में नियम है। अगला नियम आता है तीसरा नियम, और तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, नियम नंबर 3। तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। तीसरा नियम अपने सामने आ रहा है और वो है, यदि आप शब्द किसी वाक्य में अपनेपन के अर्थ को प्रकट कर रहा है तो वहाँ यह निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। आप शब्द लिखा हुआ है और वह यदि अपनेपन को प्रकट कर रहा है, अपनेपन का भाव प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पर वह निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। नियम नंबर 3 है, यदि आप शब्द किसी वाक्य में, यदि आप शब्द किसी वाक्य में अपनेपन के अर्थ को प्रकट कर रहा है, अपनेपन, यदि आप शब्द किसी वाक्य में अपनेपन के अर्थ को प्रकट कर रहा है, अपनेपन के अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो वहाँ वह निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो वहाँ वह निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो वहाँ वह निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे वह आप चला जाएगा, वह, उदाहरण है वह आप चला जाएगा, आप चला जाएगा। यहाँ पर जो आप लिखा हुआ है वो आप निजवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यदि आप शब्द किसी वाक्य में अपनेपन का अर्थ प्रकट कर रहा है, यहाँ पर आप शब्द है वो अपनेपन का अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप है वो निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो दोस्तों मेरे द्वारा आपको ये सर्वनाम का टॉपिक पढ़ाया गया है। यदि आपको ये सर्वनाम का टॉपिक समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आपका कोई राय हो, कोई सुझाव हो आपका, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें।